ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का 45 डिग्री एंगल पर, और आपको बताना है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, क्या करते हैं उसके लिए हमें सिर्फ एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत होती है। जो फोर्स का हेड होता है, ये हमारा हेड है, यहाँ पे ये फोर्स है, इस हेड से मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, तो दिस विल बी द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर अगर हम डाल देंगे तो दिस विल बी द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, यही बताया था, ऐसे ही कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग, है ना। अब क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ एंगल बनेगा उधर पर आएगा बेटा क्या, उधर पर आएगा कॉस, और उसके परपेंडिकुलर आएगा क्या, साइन। तो अब अगर हम एफ वाई की वैल्यू लिखे बेटा, और मान लीजिए 15 न्यूटन को मैंने एफ मान लिया, ठीक है, तो एफ वाई आएगा एफ कॉस 45। बोलो ये बात समझ में आई। यस सर। जिसके साथ एंगल बनेगा उधर पर आएगा कॉस, और उसके परपेंडिकुलर आएगा साइन। तो एफ एक्स कितना आएगा बेटा, एफ एक्स आएगा एफ साइन 45। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एफ आ गया कितना, एफ हमें दिया गया 50, और cos 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने पिछली क्लास में टेबल लिखवाई थी उसके अकॉर्डिंग 1/√2 होता है बेटा। तो ये हो गया 15/√2। बोलो बेटा समझ में आया, 15/√2 न्यूटन। समझ आया। यस सर। ओके, सिमिलरली नीचे वाले को भी लिखेंगे, 15 sin 45 भी कितना होता है, 1/√2। कितना आ गया बेटा, 15/√2 न्यूटन। तो आपको ये कंपोनेंट्स पता चल गए कि अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे एक्स के अलावा कितना आएगा, वाई के अलावा कितना आएगा। गॉट इट। दिवेश, यस सर। सॉरी क्या नाम था, दिव्यांश, दिव्यांश आपको आ गया। यस सर। ओके स्पर्श। सर हाँ बेटा। √2 नहीं होगा, ये sin है ना। हाँ। सॉरी भैया, बिफोर cos 2 था, ऐसे 1/√2 नहीं आएगा। आई मीन हाँ, cos 2 था ऐसे नहीं आएगा, ये रूट। सॉरी गलत हो गया, रॉन्ग कॉल। √2 ही आएगा ना, 1/√2। यस सर, सॉरी रॉन्ग कॉल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए। पहले सिंपल सिंपल, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। फिर से बेटा देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये फोर्स आपको दे रखा है 25 न्यूटन का। ये एंगल आपको दिया गया बेटा 25 में 24 कर देता हूँ मैं इसको, ये एंगल दिया गया आपको 30 डिग्री। चलो बताओ एफ एक्स बताओ और एफ वाई बताओ, एक्स के अलाउंग कंपोनेंट कितना आएगा, वाई के अलाउंग कंपोनेंट कितना आएगा। सर fx is equal to 12 and fy is equal to 12√3. 12√3। ओके, एक बार फिर से क्रॉस चेक करना बेटा, एफ एक्स कितना आया, 12। 12। ओके 12। एनीबॉडी एल्स। सर मेरा FY नहीं आया। एफ एक्स कितना आया बेटा, सर 12। देखो आप लोग फिर वही गड़बड़ कर रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ बेटा उसको ध्यान से सुनो। जिसके साथ एंगल बनेगा 12√3। सर fy
Uh-huh. 12 root 12 root 3. That is correct. Sir, 12 root 3. जिसके साथ सर एंगल मैंने बनता है पहले ही बेटा, बोल दिया था. हाँ, जिसके साथ एंगल बनता है बेटा उधर पर आता है cos. अब यहाँ पर एंगल किसके साथ बन रहा है? x के साथ. तो fx कितना हो गया बेटा? 24 cos 30. और cos 30 होता है बेटा √3/2. ठीक है ना, √3/2. तो कितना हो गया बेटा ये? 12 √3. x के डायरेक्शन में 12 √3. अब देखो बेटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनता परपेंडिकुलर वाला, वहां पर क्या आता है? वहां पर आता है साइन. तो आप लिखोगे 24 sin 30. ओके. अब sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है. तो ये हो गया कितना बेटा? 12. बोलो, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Let's do one more. Now this is a line AB. ये हमारे पास एक लाइन है बेटा AB. ठीक है ना. और यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ये. और ये फोर्स मैंने यहाँ पर लगाया है 30 न्यूटन का. ठीक है बेटा. और ये एंगल जो है आपको दिया गया है ए बी के साथ. ये फोर्स कितना एंगल बना रहा है बेटा? आपको बताना है. ये एंगल आपको दिया गया है कितना दे दूं? 60 डिग्री दे देते हैं. ठीक है ना. अब आपको क्या बताना बेटा? कंपोनेंट ऑफ फोर्स along AB and perpendicular to AB. AB के along कितना फोर्स आएगा बेटा? और परपेंडिकुलर टू AB कितना फोर्स आएगा? ये बताना है आपको. $15 न्यूटन किसके अलाउंग बेटा? $15 न्यूटन किसके अलाउंग? ये भी तो बताओ ना. परपेंडिकुलर वाला या फिर AB के अलाउंग वाला? Sir, first one, AB is equal to 15 into. बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था. आज हम लोग बात करेंगे टेंशन फोर्स के बारे में, और हम लोग बात करेंगे इसके बारे में बेटा, फ्रिक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत अगर टाइम बचा तो टेंशन के बारे में हम बात करते हैं बेटा. सबसे पहले टेंशन क्या होता है? तो टेंशन बेटा एक फोर्स होता है जो आता है किसी रोप में या स्ट्रिंग में. ठीक है ना. किसी रोप या स्ट्रिंग में जो फोर्स आता है बेटा, वो होता है टेंशन फोर्स. मान लीजिए अगर आपने कोई एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग को पकड़ के वो आपने खींच दिया उससे. ठीक है. स्ट्रिंग को आपने क्या किया बेटा? पुल कर दिया. तो स्ट्रिंग क्या होगी? टाइट हो जाएगी. आप उसको खींचते जाओ खींचते जाओ. अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो स्ट्रिंग क्या होगी बेटा? टूट जाएगी. मतलब क्या है कि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो कुछ एक पर्टिकुलर फोर्स तक इस जो हमारी स्ट्रिंग है वो टाइट रहेगी. और जब आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो स्ट्रिंग क्या होगी बेटा? टूट जाएगी. तो जब तक स्ट्रिंग टूटती नहीं और आपने फोर्स लगाया है, स्ट्रिंग टूट नहीं रही. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस स्ट्रिंग के अंदर भी कोई फोर्स आ गया है जो आपके फोर्स को बैलेंस कर रहा है. स्ट्रिंग के अंदर भी कोई फोर्स आ गया जो आपके फोर्स को बैलेंस कर रहा है. इसीलिए स्ट्रिंग टूट नहीं रही है. लेकिन जब स्ट्रिंग की औकात खत्म हो जाती है, मतलब वो उतना फोर्स नहीं लगा पाया जितना आपने लगा दिया, तो वो टूट जाता है. तो वो जो बेटा फोर्स वहां पर डेवलप हो रहा है स्ट्रिंग में, जब आप स्ट्रिंग को टाइट करते हो तो उसमें जो फोर्स डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द टेंशन. उसी को बोलते हैं टेंशन. ठीक है ना. जैसे मान लो हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है. इस तरह की मैंने कोई एक स्ट्रिंग बनाई यहाँ पर. ये हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है. आपने यहाँ पर एक फोर्स लगाया इसके ऊपर, एफ फोर्स. और इसको यहाँ पर क्या किया? दीवार में ऐसे बांध दिया इसको, किसी कील से आपने इसको बांध दिया. आप इसको पकड़ के खींच रहे हो. तो जब आपने इसको खींचा तो स्ट्रिंग क्या होगी बेटा? टाइट हो जाएगी. शुरू में जब इसको केवल ऐसे बांध के रखा था तो ये लूज थी, कुछ इस तरह से थी. ठीक है ना. लूज था ऐसे. अब आपने इसको पकड़ के खींच दिया. ऐसा करने पर यहाँ पर एक फोर्स आता है बेटा. एक फोर्स डेवलप होता है स्ट्रिंग के अंदर.
और फोर्स हमेशा पेयर में डेवलप होता है, जो डेवलप होगा वो हमेशा पेयर में। ये जो फोर्स डेवलप हुआ इसी को बोलते हैं टेंशन। ये डायरेक्शन वगैरह भी मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि टेंशन आया क्यों। It's Friday and I really need the view to see mistakes of the previous test. Okay, okay बेटा, ठीक है। तो क्या मिला आपको, मतलब जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को क्या करोगे बेटा, टाइप करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, टेंशन आ गया, क्लियर। तो अब इस Yes, sir. टेंशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, डायरेक्शन अभी मैं समझाऊंगा कैसे आता है। पहले टेंशन क्या होता है और क्यों आता है। तो टेंशन क्या हुआ बेटा, इट इज अ पुल फोर्स। अभी देखो आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी और क्लियर करूंगा इसको। इट इज अ पुल फोर्स। नॉर्मल जो आया था बेटा वो क्या था, पुश फोर्स था, वो धक्का मारता था। टेंशन क्या कर रहा है, खींच, आप उसको बाहर की तरफ खींचो, टेंशन आपको अंदर की तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। तो इट इज अ पुल फोर्स ऑलवेज। टेंशन हमेशा क्या होता है बेटा, पुल फोर्स होता है। अब देखो ये इसका मतलब थोड़ा सा इसका सेंस बनाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जब आपने क्या किया, स्ट्रिंग को पुल किया ना बेटा, जब स्ट्रिंग आपकी टाइट होती है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर ओके, तो जब आप क्या करते हो बेटा, किसी स्ट्रिंग को टाइट करते हो, तो जो स्ट्रिंग के अंदर मॉलिक्यूल्स है ना, वो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है, गैसेस में लगभग नेग्लेजिबल होता है, ऐसा करके सुना है ना आपने, जानते हैं इस बात। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप ये जानते हैं बेटा, तो इन दैट केस जब आप स्ट्रिंग को टाइट करते हो, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, आपने क्या किया, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। मान लो स्ट्रिंग के दो मॉलिक्यूल आपने ए और बी लिए, ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, आप उसको पकड़ के अलग कर रहे हो। जैसे मान लो नॉर्थ और साउथ पोल जो है मैग्नेट के, वो क्या होते हैं बेटा, स्टिक रहते हैं। आप उनको अगर अलग करोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल में भी क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। तो जब आप उसको खींचोगे तो वो मॉलिक्यूल अपोज करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो मॉलिक्यूल आपका अपोज कर रहा है, उस मॉलिक्यूल की वजह से जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है, वही है टेंशन। आई बात समझ में। स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो पोजीशन है वो बदला जाए। जब आप फोर्स लगाओगे ना, तो वो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल उसका अपोज करेंगे, वो दूर नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। इस वजह से वहां पर क्या होता है बेटा, टेंशन आता है। एंड दैट टेंशन विल ऑलवेज बी अ पुल फोर्स। एंड व्हाई डेवलप्स, बिकॉज it is due to the intermolecular attraction। ये किसकी वजह से होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से होता है, ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा, ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बोलो बात समझ में आई। Yes, sir. ठीक है, अब देखो बेटा और क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। पहले तो ये बात समझ लो कि हमेशा पेयर में डेवलप होगा, ठीक है। द टेंशन हो, नॉर्मल हो, कोई भी फोर्स हो, हमेशा पेयर में डेवलप होता है बेटा। जो अपने आप डेवलप हो रहा है, जो आपने अप्लाई नहीं किया है, सिस्टम में डेवलप हो रहा है, वो हमेशा पेयर में डेवलप होगा। तो द टेंशन डेवलप्स इन पेयर ऑलवेज। टेंशन हमेशा पेयर में डेवलप होता है, ठीक है ना। और इसका जो डायरेक्शन आएगा, हमेशा डायरेक्शन will be always opposite to applied force and along the string, ठीक है ना, स्ट्रिंग के along होगा और अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, ठीक। ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे। अब समझते हैं इनका मतलब क्या है, कैसे क्या समझ में आया मुझे, ठीक? जैसे मान लो मैंने कोई एक एग्जांपल लिया बेटा, ठीक है ना, वही जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था उसको मैं फिर से बनाता हूँ। मान लीजिए
हमने एक स्ट्रिंग को इस तरह से टाइट कर दिया, यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया। तो फोर्स आपने किधर लगाया बेटा? राइट में। तो जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया उस पॉइंट के पास टेंशन किधर आएगा बेटा? इस डायरेक्शन। आपने फोर्स लगाया राइट में, टेंशन किधर आया? लेफ्ट में। टेंशन हमेशा पेयर में आता है, तो जितना टेंशन यहाँ पर डेवलप हुआ ना इस वाले पॉइंट पर जहां पर आपने फोर्स लगाया, उतना ही टेंशन यहाँ पर, क्योंकि आपने इसको टाइट कर रखा है बेटा, टाइट करने के लिए दोनों तरफ से फोर्स आना जरूरी है, ठीक है ना? तो जितना आपने फोर्स यहाँ पर डेवलप हुआ उसके अगेंस्ट इधर पर आएगा बेटा, ठीक है? मतलब ऐसा समझ लो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको टेंशन का डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना है, तो आप सोचो कि आप उस पॉइंट पर बैठे हुए हो। जस्ट इमेजिन दैट कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो, छाता लेकर के बैठे हुए हो, अम्ब्रेला, ठीक है? आपको क्या करना है, जब डायरेक्शन चाहिए टेंशन का, तो अपने अम्ब्रेला को स्ट्रिंग के अलाउंग ओपन कर दो। आपने एज्यूम कर लिया आप पॉइंट ए पर बैठे हुए हो एक अम्ब्रेला लेकर, और उस अम्ब्रेला को आपने ओपन कर दिया स्ट्रिंग के अलाउंग, तो अम्ब्रेला कुछ ऐसे ही खुलेगा। ये हो गया डायरेक्शन टेंशन का। अगर आपको इस पॉइंट पर बोला जाए बी पर डायरेक्शन बताओ टेंशन का, बी पर बैठ जाओ छाता लेकर, और अपने छाते को खोल दो किसके अलाउंग? रस्सी के अलाउंग, स्ट्रिंग के अलाउंग। तो छाता कैसा खुलेगा बेटा? ऐसे ही खुलेगा। ये इसका डायरेक्शन पॉइंट बी पर हो गया। आई बात कुछ समझ में? सर थोड़ा सा आया कुछ समझ में? सर सेकंड पॉइंट नहीं हुआ क्लियर। क्या ये जो छाता लेकर बोला मैंने? सर इन पेयर वाला। कौन सा? ये सर इसके नीचे वाला। द टेंशन डेवलप्स इन पेयर ऑलवेज। यस सर। बेटा देखो, जितने भी एक तो फोर्स हो गया, वो फोर्स जो आप अप्लाई करते हो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो आपने अप्लाई किया। और एक फोर्स होता है बेटा जो किसी भी ऑब्जेक्ट में अपने आप डेवलप हो जाता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक फोर्स लगाते हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? जैसे मान लो, सोचो, कभी सोचा है सॉलिड को प्रेस करोगे तो उसका शेप और साइज ज्यादा नहीं बदलता है, रबर को प्रेस करो तो उसका शेप और साइज बदल जाता है। सोचा क्यों ऐसा होता? क्यों? क्योंकि बेटा जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करना चाहता, और उसके शेप और साइज को चेंज करने के लिए आपने फोर्स लगाया तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा है। हरी बात समझ? रबर की बात करोगे तो रबर अपने शेप और साइज को आसानी से बदल देता है, क्योंकि उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है बेटा? बहुत कम है। मतलब दोनों के नेचर से आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर, इफ यू विल अप्लाई एनी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने थोड़ा सा भी फोर्स अगर लगा, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट आपके फोर्स का अपोज करेगा। और आपके फोर्स का अपोज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? अपने अंदर फोर्स डेवलप करना पड़ेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर जो फोर्स डेवलप करता है ना, उसी को बोलते हैं क्या? इंटरनल फोर्स। ठीक है? अब ये जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ बेटा, ये इंटरनल फोर्स हमेशा पेयर में डेवलप होता है। जितना ऊपर डेवलप होगा उतना ही नीचे भी डेवलप होगा, जितना लेफ्ट में डेवलप होगा उतना ही राइट में भी डेवलप होगा। नहीं तो क्या होगा बेटा? वो ऑब्जेक्ट अपने ही फोर्स की वजह से अपना शेप बदल देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ठीक है? ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जितने भी इंटरनल फोर्स डेवलप होते हैं, वेदर इट इज नॉर्मल रिएक्शन, वेदर इट इज टेंशन फोर्स, वेदर इट इज फ्रिक्शन फोर्स, व्हाटएवर, जितने भी इंटरनल फोर्स डेवलप होते हैं ना किसी भी सिस्टम, वो हमेशा पेयर में डेवलप होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है बेटा? कैसे डेवलप होंगे? इक्वल और अपोजिट। आई होप दैट यू गेट इट। यस सर। yes sir So that's why I have been written here, the tension develops in the pair always. टेंशन हमेशा पेयर में डेवलप होता है, ठीक है ना? चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो कुछ भी हो। देखो यहाँ पर जैसे हमने डायरेक्शन दिखाया ना, तो हमने दो टेंशन दिखाए, रस्सी में दो टेंशन दिखाए, एक इस वाले पॉइंट पर, एक इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि टेंशन हमेशा पेयर में डेवलप। होप दैट समझ आया? सर समझ आ गया। यस सर। समझ आ गया, अच्छी बात है। चलो अगली बात क्या है बेटा? अब मान लो मैंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया
एक होता है पुली। पुली के बारे में सुना होगा, कभी देखा है किसी कुएं से पानी खींचते हुए? वहां पर एक गोल गोल ऐसे लगा होता है आयरन का पहिए टाइप का, उसको बोलते बेटा पुली। मान लो हमने एक रस्सी लगाई और उस रस्सी को इसके ऊपर, पुली के ऊपर पास कराया कुछ इस तरह से ऐसे। अब इसके एक तरफ हमने एक ब्लॉक लगा दिया, मान लो ये बाल्टी है जिससे आप पानी खींच रहे हैं, और इधर पर आपने अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से फोर्स लगाया इस तरह नीचे, ठीक है? ये आपने यहाँ पर फोर्स लगा दिया। अब जैसे आप फोर्स लगाओगे, देयर विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऑब्वियसली, राइट? टेंशन आएगा स्ट्रिंग में। जरा पता लगाओ कि टेंशन कहाँ डेवलप होगा और कितना डेवलप होगा, मतलब बस रिप्रेजेंट करना है टी के टर्म में, ठीक है? पता लगाना है। इसमें जो टेंशन आएगा बेटा, यहाँ पर जो टेंशन आएगा, अब देखो इस पॉइंट पर जहां पर आपने फोर्स लगाया है, इस पॉइंट पर टेंशन आएगा। आप एज्यूम करो कि आप इस पॉइंट पर बैठे हुए हो छाता लेकर, और अपने छाते को आपने खोल दिया, ओपन कर दिया, कहाँ? रस्सी के पैरेलल, रस्सी के अलावा, तो ये छाता ऐसे खुल गया, ये हो गया बेटा टेंशन। बोलो समझ आया? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर भी तो कांटेक्ट है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कांटेक्ट। अब यहाँ पर देखोगे तो अपने आप को एज्यूम करो आप यहाँ पर बैठे हुए, खोलो अपने छाते को, इस तरफ खुलेगा, ये आया बेटा टेंशन। तो ये जो रस्सी का ये वाला पोर्शन है बेटा, इस तरफ पुली के राइट साइड वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में टेंशन डेवलप हुआ, टी टी पेयर। डायरेक्शन समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो इधर बाल्टी वाले साइड पे देखो, बाल्टी वाले साइड पे अगर आप देखोगे तो क्या है बेटा, बाल्टी वाले साइड पे ये आया टेंशन ऊपर, यहाँ आप बैठ गए और छाती को खोल दिया। फिर यहाँ पुली वाले पे देखो बेटा, यहाँ बैठ गए, यहाँ छाता खोल दिया। ये मान लो इसको मैंने लिख दिया T1 T1, इसको लिख दिया T2 T2, क्योंकि हमें कैसे पता कि भाई टेंशन बराबर आएगा दोनों तरफ, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग। तो इधर पर हमने लिख दिया टेंशन T1 T1, इधर पर लिख दिया T2 T2। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट कर लेना है वो ये है, T1 will be equal to T2 if string is massless and frictionless। अगर स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है और कोई फ्रिक्शन नहीं, तब T1 T2 क्या होगा बेटा? बराबर हो जाएगा। और अभी क्लास 9th में हम यही कंडीशन फॉलो करेंगे। हम जितनी भी स्ट्रिंग की बात करेंगे, हर स्ट्रिंग मासलेस और फ्रिक्शनलेस होगी, ठीक है? और अगर स्ट्रिंग मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो हर पॉइंट पर फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, सॉरी टेंशन क्या होगा बेटा, सेम आएगा। अगर वो सिंगल स्ट्रिंग है तो सिंगल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन बराबर आएगा, अगर वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो। बोलो बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. ये कंडीशन हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली आप कोई भी स्ट्रिंग लाओगे उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है ना? बट बिकॉज हमें यहाँ पर आपका कंसेप्ट बिल्डअप करना है, तो शुरुआत हम बिल्कुल बेस से कर रहे हैं, ठीक है? और बाकी इसको डिटेल में आप 11th में पढ़ोगे, जब इसका मास वास आ जाएगा, जब आपको मैथमेटिक्स थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है? अभी 9th में आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, बिकॉज दिस इज द बेसिक। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि हमने एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग लिया, और सिंगल स्ट्रिंग की बात करें तो एक पूरे के पूरे स्ट्रिंग में अगर वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, then you are going to get the equal tension. Okay, got it? Draw this diagram and note down this point. इसको आप लिख लेना, ठीक है ना? सर हम जहाँ पर फोर्स लगाते हैं उसी के आगे मतलब टेंशन। हाँ बेटा, मतलब टेंशन तो पूरी स्ट्रिंग में आ जाएगा। आपने फोर्स जैसे ही लगाया ना, टेंशन तो पूरी स्ट्रिंग में आ गया। बात यह है आप टेंशन किस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर अपना फोर्स लगाते हैं उसी पॉइंट पर टेंशन निकालते हैं मोस्टली। यहाँ पर देखो हमने फोर्स यहाँ लगाया, लेकिन टेंशन यहाँ बाल्टी के पास निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ बाल्टी के साथ है। आपकी मर्जी, आप जिस पॉइंट पर चाहो टेंशन निकाल सकते, ठीक है ना? आपकी Yes, मर्जी। sir. अगर बीच के किसी पॉइंट पर बोल दिया जाए, जैसे आपके दिमाग में बात है, चलो यहाँ क्यों निकाले, हम यहाँ पर निकालते हैं टेंशन, तो बेटा यहाँ पर निकाल, यहाँ पर अपने छाती को लेके बैठ जाओ। नीचे की तरफ देखोगे तो टेंशन नीचे आएगा, ऊपर की तरफ देखोगे टेंशन ऊपर आएगा। छाती को खोलने, अरे बात समझ? Yes, sir.
तो आप टेंशन कहीं भी निकाल सकते हो, लेकिन बेसिकली हम लोग हमेशा टेंशन कहाँ निकालते हैं, जिन पॉइंट्स पर कांटेक्ट होता है स्ट्रिंग का ना, वहां पर निकालते हैं, एंड पॉइंट पर हम हमेशा निकालते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि बाकी बीच में किसी भी पॉइंट पर देखोगे टेंशन तो बराबर ही रहेगा, तो एंड पॉइंट पे ही हम मोस्टली उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसको नोट कर लिया आपने? यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगला देखो, ध्यान से समझते जाना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल बातें होती है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहेंगी तो क्वेश्चन में गलतियां नहीं हुआ करेंगी आपसे, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मान लो अब मैं लेता हूं कुछ अलग टाइप का सिस्टम, ठीक है, कुछ अलग टाइप का सिस्टम लेता हूं। अब यहाँ पर एक रस्सी ली मैंने और इस रस्सी को हमने एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर एक और पुली लगा दी बेटा, ये एक और पुली लगा दी, ठीक है, ये पुली फिक्स नहीं, और फिर यहाँ पर एक और पुली लगा दी मैंने। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको कुछ एक पॉइंट समझा सकूं। और ये रस्सी, दो पुली हमारी फिक्स है बेटा, ये दोनों फिक्स है, ये वाली पुली ऊपर नीचे मूव कर सकती है, ऐसे ही इसको हमने कनेक्ट किया। इस पुली में एक और मास लगा देते, एक और रस्सी बांध कर, ठीक है बेटा, एक और रस्सी बांध दी मैंने। यहाँ पर मास M1 लगा दिया, अरे नीचे हो गया क्या, एक सेकंड बेटा, थोड़ा मैं इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। M2 हो गया, ठीक है बेटा। और ये आपकी स्ट्रिंग, आपने यहाँ पर आप इसको पकड़ करके खड़े हो गए, मान लीजिए आपके हाथ या आप इसको यहाँ पर पकड़ के खड़े हो गए, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर टेंशन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन आपको समझ में आ चुका है, छाता वाला कंसेप्ट बड़ा बढ़िया होता है, आपको हमेशा समझ में आ जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, करना क्या है यहाँ पर, करना ये है कि आपको बताना है कि व्हाट इज द टेंशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो जरा ध्यान देना, ये वाली स्ट्रिंग जो इस आदमी ने पकड़ रखी है, ये वाली स्ट्रिंग यूं गई यहाँ ऊपर, ये घूमते हुए फिर यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ से, ये पूरी कोई एक स्ट्रिंग है बेटा, सिंगल स्ट्रिंग है ना, एक अकेली स्ट्रिंग है, उसी को मोड़ मार के हम इस तरह से कनेक्शन किए हुए हैं। बोलो समझ आ रहा है? यस सर। और ये वाली स्ट्रिंग बेटा जिससे M2 कनेक्टेड है, ये वाली स्ट्रिंग दूसरी है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन। तो चलो बेटा मार्क करते हैं, यहाँ पर टेंशन आएगा T1 और यहाँ पर टेंशन आएगा T1। यहाँ पर भी टेंशन कितना आएगा बेटा, T1। यहाँ पर भी टेंशन कितना आएगा बेटा, T1। यहाँ पर भी टेंशन कितना आएगा बेटा, T1, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। बोलो समझ में आया क्या? Yes. डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर कहीं ना समझ में आए तो बस इतना सोचना कि इस पॉइंट पर अगर मुझे टेंशन का डायरेक्शन देखना है तो हम यहाँ पर बैठे छाता लेकर, और इस पॉइंट पर अगर हमें टेंशन देखना है तो हम यहाँ पर बैठे छाता लेकर, ठीक है ना, यहाँ पर बैठे छाता लेकर, यहाँ पर बैठे छाता लेकर, डायरेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ये जहां पर आदमी ने पकड़ रखा है, यहाँ पर हम बैठे छाता लेकर, ये पुली पर जहाँ कनेक्शन, यहाँ हम बैठे छाता लेकर, यहाँ पर बैठ जाओ छाता लेकर, यहाँ पर बैठ जाओ छाता लेकर, बोल। लेकिन स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या हुआ बेटा, सेम आया। स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। अब ये दूसरी स्ट्रिंग आ गई बेटा, यहाँ पर ये क्या हुआ, दूसरी स्ट्रिंग आ गई, तो दूसरी स्ट्रिंग में टेंशन दूसरा आएगा बेटा। डायरेक्शन वैसे ही निकालेंगे छाता लेकर, लेकिन टेंशन की वैल्यू बदल गई बेटा, T2 T2। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, टेंशन इन द सेम स्ट्रिंग, टेंशन इन द सेम स्ट्रिंग रिमेन सेम। ये क्या होता है बेटा, सेम रहता है, रिमेन सेम, ठीक है, बट डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स। बोलो ये बात समझ में आ गई? सर। यस सर। तो ये बात होगी बेटा टेंशन की, ठीक है, ये बात हो गई टेंशन की। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया। वी विल यूज दिस कंसेप्ट लेटर व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ पढ़ने के बाद हम जब क्वेश्चन पर आएंगे तो हम इसको वहां पर यूज करेंगे, इसको अच्छे से समझ के रखना है इसको। तो व्हाट इज द टेंशन, आप सब समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, टेंशन आसान था, ठीक है बेटा।
फ्रिक्शन में अभी नहीं बता रहा हूँ, फ्रिक्शन जब हमारे न्यूटन्स लॉ पढ़ लेंगे ना, फिर आगे हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा फ्रिक्शन को, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अगर डिटेल में होगा तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा डिस्कस कर, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल और टेंशन आपको बताना था, जिससे मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे करवा पाऊँ। अगर नहीं बताता तो मैं आपको आगे अच्छे क्वेश्चन नहीं करवा पाता, ठीक है बेटा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हुई बेटा, जो आपके 9th के सिलेबस से थोड़ी सी हटके थी, मतलब आपके बुक्स में 9th की जो एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स है उसमें आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा हटके था, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। और हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स क्या होता है ये समझा था, कितने टाइप का होता है ये समझा था, और उसमें से जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे उसमें से 2 फोर्स हमने डिफाइन कर लिए, एक नॉर्मल और एक टेंशन, ठीक है। 2 फोर्स हमने डिफाइन कर लिया, तीसरा भी छोड़ रखा है आगे के लिए, फ्रिक्शन, ठीक है। अब वापस हम अपने यहाँ पर आते हैं, न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे मोशन की और हमने काइनेमेटिक्स पढ़ रखा है, और हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो वहां पर काइनेमेटिक्स में हमने डिस्कस किया कि मोशन कैसे होता है, ठीक है ना, मोशन कैसे होता है, कितना एक्सेलरेशन लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट आया, कितनी वेलोसिटी आई, ये सारी बातें हमने काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया। अब इस चैप्टर में हम फिर से मोशन ही पढ़ रहे हैं, अभी भी हम मोशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, काज ऑफ मोशन, मोशन हुआ क्यों, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आया क्यों। तो उसका सिंपल था, एक छोटा सा आंसर मिला, बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, हमने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट हो गया मूव, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज द काज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। तो अब न्यूटन भाई साहब आए, और न्यूटन भाई साहब ने गैलीलियो की अपनी एक थ्योरी थी, गैलीलियो ने अरिस्टोटल को गलत प्रूफ किया था, शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था, एक छोटी सी स्टोरी हमने कहा था, आप एनसीईआरटी में इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कुछ और बात थी कि हर ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में आना चाहता है, लेकिन गैलीलियो ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में नहीं आना चाहता है, बल्कि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ये होती है कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, ठीक है ना। फिर जैसे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, आपने शायद इसके बारे में सुना ही होगा, इसमें आपने पढ़ा था, इट इज एप्लीकेबल ऑन यू आल्सो। सुबह सुबह जब आप सोते रहते हो तो आप बस सोना ही चाहते हो, उठना नहीं चाहते हो। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट ना जो काम कर रहा है वही करना चाहता है, अपने काम को बदलना नहीं चाहता है। और अगर आप चाहते हो कि उसके काम को बदला जाए तो आपको इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे घर वाले सुबह सुबह आपके ऊपर लगाते हैं अगर आप नहीं उठते हो तो, ठीक है ना। तो बेटा वही बात है यहाँ पर, ये न्यूटन ने हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमें ये एक्सप्लेन करके बताया गया कि किस तरह से ऑब्जेक्ट मूव करता है, वो जो काज ऑफ मोशन है वो किस तरह से एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब हम इसकी बातें करेंगे, तो उसको समझने के लिए मैं सारी पुरानी स्टोरीज को लीव कर रहा हूँ, बेसिकली जो हमारे पास बेसिक लॉज हैं उसको हम यहाँ पर समझेंगे। अच्छा बेटा, किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड द रूल? No, sir. Sir, rules are which are followed and laws are which must be followed. I mean, you can't break the law. अच्छा, And रूल you should आप फॉलो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, लेकिन लॉ आप जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। यू वांट टू से दैट? Yes, sir. मतलब स्कूल में आप जो है स्कूल का रूल आप ब्रेक कर सकते हो, 3 बजे छुट्टी होती है तो आपको बल्कि आप 2 बजे आ सकते हो। Sir, it is dependent on the हाँ? law. That is right. मतलब mean, स्कूल में yeah. एक रूल बना दिया गया है कि बेटा छुट्टी आपकी 3 बजे होगी, तो आप कहते हो नहीं ये तो रूल है, मैं नहीं मानूंगा, मैं 2 बजे जाऊंगा। यू कैन डू दैट? Well, if you just walked out the gate, it is followed. नहीं बेटा, नहीं फॉलो नहीं, चाहे रूल हो चाहे लॉ हो, हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, चाहे रूल हो चाहे लॉ हो, हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। डिफरेंस बेसिकली क्या है ये कि आपके स्कूल में बोला गया छुट्टी 3 बजे होगी तो आपके स्कूल में छुट्टी 3 बजे होगी, पड़ोस वाले स्कूल में बोल दिया 2 बजे छुट्टी होगी तो वहां 2 बजे होगी। मतलब आपके स्कूल का जो रूल है वो बगल वाले स्कूल में नहीं लगेगा, बगल वाले स्कूल का अपना रूल है, आपके स्कूल का अपना रूल है। तो जो रूल होता है बेटा वो एक पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल होता है, अप्लीकेबल होता है, ठीक है ना।
अलग अलग रीजन में अलग अलग रूल्स बन सकते हैं। लेकिन जो लॉ होता है बेटा वो होता है अप्लीकेबल टू ऑल प्लेस, अप्लीकेबल टू एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस समय लॉ बन गया है, क्या लॉ बना है बेटा, आपके स्कूल नहीं खुल सकते। ऑल ओवर इंडिया एक लॉ बन गया है कि पूरे इंडिया में जितने भी स्कूल है वो नहीं खुल सकते। तो जो लॉ होता है बेटा वो हर जगह अप्लीकेबल होता है, और जो रूल होता है बेटा वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर रीजन में वैलिड होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रूल एंड द लॉ। Sir, but isn't that another just a rule? Isn't that just another rule? I mean, it is only fought in India. I'm just taking hypothetically, बिल्कुल not बिल्कुल, right मैं now. मैं वहां पर But आ रहा if हूँ, मैं वहां पर आ it रहा is just fought in India. मैं वहीं पर आ रहा हूँ बेटा। अब देखो पूरे इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया में बोल दिया गया कि ये लॉ है भाई कि आपका स्कूल बंद रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप पूरे वर्ल्ड को कंसिडर करोगे, सारी कंट्रीज को कंसिडर करोगे, तो जो इंडिया का लॉ है वो इंडिया के लिए लॉ है, बाकी कंट्रीज के लिए रूल है। बाकी कंट्रीज वाले क्या, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो, आप जब किंगडम पढ़ते हो तो आप बोलते हो ना एक रूलर था, एक रूलर था, मतलब वो एक पर्टिकुलर रीजन पर रूल करता था, पर्टिकुलर रीजन पर अपने रूल बना करके अप्लाई करता था। उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों के लिए वो रूल लॉ था, लेकिन बाहर वाले के लिए क्या था बेटा, वो रूल था, इसीलिए उसको रूलर बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। वो रूलर था जो रूल बनाता था एक पर्टिकुलर रीजन। तो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ। आप पढ़ते हो क्या, लॉ, लॉयर वगैरह बनते ना, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज द लॉ फॉर द इंडिया, बट इट इज अ रूल इन अदर, रूल फॉर अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज बोलेंगे इंडिया में ये रूल चलता है, ऐसे भी बोल सकते हो इंडिया में ये लॉ चलता है, हम भी बोल सकते हैं आपके स्कूल में ये लॉ चलता है, लेकिन वो ज्यादा एक्यूरेटली डिफाइन नहीं होगा। अगर सिर्फ स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो रूल बना वो लॉ, ठीक है बेटा। तो रूल और लॉ का यही डिफरेंस है कि रूल पर्टिकुलर रीजन में एप्लीकेबल होगा, लॉ जो होगा बेटा वो एवरीवेयर एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, लॉ ऑफ मोशन। मतलब समझते हो ना, यस सर। मतलब ये जो न्यूटन का लॉ है, इट इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर एवरी मोशन, ठीक है ना। ऐसे चीजों को आपको हमेशा समझना चाहिए, हमेशा समझ करके इसको पढ़ना चाहिए आपको। जो लॉ होता है बेटा, इट इज वैलिड फॉर एवरी प्लेस, हर जगह ये वैलिड होता है, कहीं पर भी आप इसको काट नहीं सकते। और लेकिन यहाँ पर भी देखो एक कंडीशन है बेटा, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये न्यूटन का जो लॉ है ना, ये सिर्फ अर्थ के लिए है। आप अर्थ पे प्रेजेंट हो, अर्थ पे किसी भी मोशन का डिस्कशन कर रहे हो, यू आर ऑन द अर्थ, आई एम ऑन द अर्थ, I am on the earth, I am studying the motion of any object, then I am saying that I am applying Newton's law of motion. But मान लो मुझे एक हवाई टिकट मिल गया, मैं 2 घंटे के लिए फ्लाइट में हूँ। जब मैं फ्लाइट में हूँ और अर्थ के ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस कर रहा हूँ, एट दैट टाइम बेटा, एट दैट टाइम द न्यूटन्स लॉ इज नॉट अ लॉ, इट इज अ रूल। ये थोड़ी सी बात है जो आप आगे समझोगे 11th में, अभी हम जमीन पे ही रहते हैं, आसमान में बाद में जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप जमीन पे हो तो आप क्या पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है अर्थ के लिए आप पढ़ रहे हो, अर्थ से आपने मून का मोशन स्टडी किया ना, तब वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं है बेटा, तब वहां कुछ अलग अलग कंडीशंस आती हैं, एंड इट विल बी डिस्कस्ड लेटर इन क्लास 11। अभी हम केवल इतना बता दिया आपको कि लॉ और रूल का डिफरेंस क्या है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मतलब हुआ बेटा कि न्यूटन का लॉ लॉ है केवल अर्थ के लिए, ठीक है। इफ द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्टडीड फ्रॉम एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो आप अर्थ पे हो और अर्थ के ही ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी कर रहे हो तो न्यूटन्स लॉ है। आप अर्थ पे हो और मून के किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी कर रहे हो तो न्यूटन का लॉ नहीं बल्कि रूल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आप मून पे हो और मून के ही ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी कर रहे हो तो वहां पर भी न्यूटन का लॉ है। कुछ बात समझ में आई? यस सर। राइट, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो पहला लॉ बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप दैट आप में से हर कोई इस बात को जानता है,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानता है ना बेटा? आप मुझे टाइम याद दिला देना अगर आपकी केमिस्ट्री का टाइम हो जाए तो, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते Yes, sir. भाप हो जाता हूँ, पता नहीं चलता टाइम क्या भाई, ठीक है ना? चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज आल्सो नोन एज सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मींस क्या हुआ बेटा? इसको हम आल्सो, इसको और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया। आवाज आ रही है? Yes, sir. So first law of motion is also known as the law of inertia, which states that any object, मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, बहुत लंबा नहीं लिखूंगा, any object cannot change its state by itself। हो गया न्यूटन का फर्स्ट, इतना ही है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता है, ठीक है? अब आगे थोड़ा इलेबोरेट करना हो तो एक स्टेटमेंट और जोड़ सकते हैं। if the state of object will change, then there must be some net external force, each word of हाँ बेटा, आवाज आई? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी बेटा, उस डेफिनेशन में हर वर्ड का एक मतलब है, ठीक है ना? कोई भी वर्ड आप यहाँ पर मिस नहीं कर सकते। और खासकर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है? हमेशा क्या करता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, एक गाड़ी है, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या गाड़ी मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो है। फोर्स तो इसने भी 10 लगाया, इसने भी 10 लगाया, तो फोर्स तो जीरो नहीं है ना। क्या जीरो है बेटा? नेट फोर्स। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट में नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को अपनी मर्जी से कभी नहीं बदल सकता है। अगर वो अपने स्टेट को बदलना चाहेगा तो हमें वहां पर कुछ एक नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी को आपने कैसे पढ़ा है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? तो आपकी मर्जी, आप उसको वैसे लिख दो, आपकी मर्जी आप इसको ऐसे लिख दो। जब मैंने स्टेट की बात किया तो भाई स्टेट के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। स्टेट कितने होते हैं? 3 होते हैं बेटा, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो अपने स्पीड या मोशन को बदल सकता है अपनी मर्जी से, ना ही वो अपनी, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट चलते चलते अपनी मर्जी से नहीं रुक सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है अपनी मर्जी से चल नहीं सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है अपनी मर्जी से अपना डायरेक्शन नहीं बदल सकता है। एक गाड़ी ले लो आप, एक व्हीकल ले लो, उसमें एक्सेलरेटर स्टार्ट करके उसको स्टार्ट करके छोड़ दो, हैंडल आप उसका मत छुओ, वो सीधे जाएगी। जब आपको बदलना होगा उसके डायरेक्शन को, आपको हैंडल मोड़ना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा? तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से अपना स्टेट नहीं बदलेगा। गॉट इट? Yes, sir. Okay beta, fine. So we will tomorrow discuss about the example. We will take some example under Newton's first law of motion, जो कि आपसे 9th क्लास में पूछा जाता है, ठीक है ना? And then we will move to the next Newton's second law of motion. Okay? तो आप एक बार रीड करके आना जितने भी एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक? Yes, sir. Thank you, sir. Now any